आपके चैनल सुविचार में स्वागत है। यहाँ हम आपको रोचक और मनोरंजन से भरपूर पौराणिक कहानियों, उपदेशों और सुविचारों का संग्रह प्रस्तुत करेंगे। आज हम आपको एक पौराणिक कहानी सुनाएंगे जिससे हम सभी कुछ सोचने और सीखने का मौका पाएंगे। कृपया हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी कहानियों का आनंद लें। आपका धन्यवाद। बहुत समय पहले गोविंदपुर नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में मानसिंह नाम का राजा राज करता था। वह राजा शादी करने को बड़ा ही उत्सुक था। उस राजा के पास एक अद्भुत तोता था जिसका नाम चंद्रभूषण था। एक दिन राजा ने अपने उस तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी? तोते ने कहा, राजन, मगध की राजकुमारी चंद्रकांता से आपकी शादी होगी। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया। मगध की राजकुमारी चंद्रकांता भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने को बड़ी ही उत्सुक थी। राजकुमारी चंद्रकांता ने एक अद्भुत मैना पाल रखा था जिसका नाम था मंजरी। राजकुमारी ने अपनी मैना मंजरी से पूछा, मुझे यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा? मैना ने भी राजकुमारी को राजा मानसिंह से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का निमंत्रण एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा मानसिंह और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। राजा ने अपने तोते से मंजरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच में बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर गुस्से में तोते ने कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती हैं। दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने झट से कहा, महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं। फिर वो एक कहानी सुनाने लग गई। एक समय की बात है, इलाहपुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से न तो लड़के के पास पैसे बचे और न पैसा कमाने वाला बाप, तो लड़का नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो किसी तरह से बचे बचाकर यहाँ पर पहुंचा। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिनों तक अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ में साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ पर कई लुटेरे रहते हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने उस लड़की को
कुएं से बाहर निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी जरूर लौटकर आ जाएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार ने अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका अच्छा स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहते हैं, अब तुम बताओ स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे थे। यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि एक समय वो कंचनपुर में सागरदत्त सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर विजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी कलावती उसका इंतजार बेताबी से करती थी। 12 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन कलावती अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आता है। वो उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है। वो उससे बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। अब श्रीदत्त की पत्नी कलावती उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन कलावती का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। कलावती अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थकाहारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देखकर एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो उस घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप के काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही कलावती उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुस जाता है और कलावती की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली कलावती की सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने नाक काट दी। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत राजा से करता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली पर लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते और अन्य चीजों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है।
वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वहीं पर है और युवक की लाश भी। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है, राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। इतना कहकर तोता राजा मानसिंह से कहता है, आप बताइए, महिला और पुरुष में से ज्यादा पापी कौन है? राजा कुछ देर सोचकर बताते हैं, महिला ज्यादा पापी है। मैना कहती है, कैसे? राजा ने जवाब में कहा, विवाहित होने के बावजूद महिला की परपुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सुविचार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।